नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, इंडिया हैज स्टिल टू गेट अ ग्रुप ऑन रोड सेफ्टी। बेसिकली यहाँ पे इंडिया में रोड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। वैसे तो देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस ने ओवरऑल 2011 से लेकर 2020 तक ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी चलाया था। इसके चलते रोड फैटेलिटीज को कम करने की कोशिश की गई थी, बट वो कम हुई नहीं है। इंडिया के अंदर भी बहुत सी कोशिश की गई है। केंद्र की सरकार कुछ लॉज को लेके आई है जिसको राज्य की सरकारें इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं रोड फैटेलिटीज बढ़ती जा रही हैं। और हम क्यों इन रोड फैटेलिटीज को नहीं रोक पा रहे हैं, उसके बारे में एक व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। अगला आर्टिकल है एचिंग अ ट्रेड लाइन टू बॉन्ड बियॉन्ड ऑयल। ये इंडिया और यूएई के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। कुछ जनरल पॉइंट्स भी ऑथर ने यहाँ पे दिए। ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अब जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी अब काफी इवॉल्व हो गई है एंड इट इज इन द राइट डायरेक्शन। तो कैसे इंडिया अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बनाने की स्ट्रैटेजी बदल रहा है, किस प्रकार से हम एक नई जर्नी को यहाँ पे टेक कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब टेकअप कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई, इसको देखेंगे। फिर प्लेनेटरी एडजस्टमेंट, इन्वायरमेंट को लेकर रिसेंटली मोदी जी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, उन स्टेटमेंट्स को यहां पे डेसिफर किया जा रहा है। और फाइनली जिन लोगों को लग रहा है कि थर्ड वेव कोरोना की खत्म हो गई है, उन लोगों के लिए यह बताया जा रहा है यहां पे कि अभी भी कोरोना से आप कॉम्प्लिसेंट ना रहें। अभी देखिए क्या हुआ ना, केंद्र की सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें राज्य की सरकार को बोला कि भाई जरूरत से ज्यादा कर्ज मत लगाइए, इकोनॉमी को ओपन अप करिए, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस अनाउंसमेंट को लेकर ओवरऑल ये आर्टिकल यहां पे लिखा हुआ है कि इस समय पे इंडिया को अपना गार्ड लोअर करने की जरूरत नहीं है। भले ही एक बार को यह भी मान लिया जाए, हालांकि अभी ये पक्का नहीं है, कि ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरा नहीं है। मॉर्टेलिटी बढ़ी है, ओवरऑल लोगों की डेथ्स हुई हैं, बट ओवरऑल सब लोगों को लगा कि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओमिक्रॉन के बाद कोई वेरिएंट नहीं आएगा। कोई भी वेरिएंट कभी भी आ सकता है। इंडिया में रिसेंटली कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि कोरोना के अगेंस्ट हमारे गार्ड को कमजोर करती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में यहाँ पे एक व्यू पॉइंट हम लोग लेंगे। तो इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। शुरुआत करता हूं एचिंग अ ट्रेड लाइन टू बॉन्ड बियॉन्ड ऑयल। ये काफी अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके। आगे बढ़ने से पहले इफ यू कैन फ्रेंड्स प्लीज ज्वाइन, क्लिक द ज्वाइन बटन। इससे काफी मदद मिलती है, हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लाइक द वीडियो, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचती हैं। तो इंडिया ने एक नई जर्नी को यहां पे एम्बार्क किया है। एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट कई नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की जा रही है। अभी के लिए जो यूएई के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो न्यूज में है, बट ओवरऑल इंडिया की जील, विगर, अप्रोच टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज गेनिंग मीनिंगफुल मोमेंटम। जी हां, देखिए पहले क्या था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आप इसलिए ज्वाइन कर लेते थे कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा होना चाहते थे। नहीं, अब इंडिया चाहता है मीनिंगफुल मार्केट एक्सेस और फैसिलिटेटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। क्योंकि जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में ज्वाइन करेंगे तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री के जो भी इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन्स में आने का। इंपोर्ट टैरिफ के फॉर्म में वो बेनिफिट हो सकता है, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में बेनिफिट हो सकता है, नाना प्रकार से बेनिफिट हो सकता है। पहले क्या था कि एफटीए ज्वाइन करने की अप्रोच क्या थी कि किसी एक ग्रुप के हिस्से बन जाओ, तो जो भी थोड़ा बहुत टैरिफ में मदद मिल गई। अब तो ओवरऑल सप्लाई चेन में सिस्टमैटिकली अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए एफटीए ज्वाइन किया जा रहा है। तो ये जो रिवैम्प्ड एफटीए स्ट्रेटजी है भारत सरकार की, इसमें अभी के लिए 6 कंट्रीज प्रायोरिटी में। और अभी जो सबसे ज्यादा न्यूज में कंट्री है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को टॉप ऑफ द लिस्ट बोला गया। और कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन एक कंट्री नहीं है, 28-29 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, इसराइल के साथ। ये 6 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए साइन करना चाहते हैं। ओके, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी आगे आने वाले समय में एक एफटीए ज्वाइन हो जाए, जिसमें कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर जैसी अमीर कंट्रीज हैं, तो वो भी इंडिया के लिए कह सकते हैं बड़ा विन होगा। क्योंकि देखिए यूएई के साथ एक एफटीए करके कहीं ना कहीं जीसीसी का एक्सेस हमको मिल जाएगा, बट अगर जीसीसी कंट्रीज के साथ अगर हम एक स्पेसिफिक एफटीए कर लेते हैं तो उसकी बात ही अलग होगी। अभी के लिए मान लीजिए जीसीसी की कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के मार्केट का एक्सेस चाहिए तो हमें सामान पहले यूएई भेजना पड़ेगा, फिर यूएई से सऊदी अरेबिया। अगर यूएई के साथ एफटीए साइन हो जाता है तो कल के डेट में हमारा जीसीसी के साथ भी अगर एफटीए साइन हो जाता है तो हम सीधे सीधे इन कंट्रीज के साथ डीलिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आज के करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था, सऊदी अरेबिया, कतर,
ये जो कंट्रीज है काफी अमीर कंट्रीज है, तो इनके साथ कहीं ना कहीं एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना इंडिया के इंटरेस्ट में होगा। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स उनके लिए सस्ते होंगे, क्योंकि भाई उनके यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है, तेल से रिच कंट्रीज हैं वो। तो देखिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए यहां पे साइन करने की कोशिश की जा रही है। जो भी पेंडिंग एफटीए नेगोशिएशंस हैं, ओवरऑल जो इश्यूज हैं, इनको प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकअप कर रही है, ताकि जल्दी से जल्दी ओवरऑल यहां पे एफटीए साइन हो जाए। जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है वो है यूएई के साथ। सितंबर 2021 में ही ओवरऑल यूएई में भी एक अनाउंसमेंट हुआ था, और यूएई ने ओवरऑल 8 कंट्रीज को अपनी प्रायोरिटी पे रखा था, और वो 8 कंट्रीज में इंडिया एक थी। यूएई की प्रायोरिटी लिस्ट पे 8 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इजराइल एंड केनिया। और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे यूएई है। तो नो डाउट अगर दोनों ही की कंट्री की प्रायोरिटी लिस्ट पे दूसरी कंट्री है, तो एक एग्रीमेंट आना बहुत ज्यादा इमिनेंट है। अब यूएई के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। यूएई एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब की तरह हमारे सामने आया है। मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में नो डाउट यूएई की बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक तो लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर है। आप देखो, इंडिया के अंदर जो भी, चाहे लोग हो चाहे गुड्स का मूवमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप सोचो यूएई की इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक सेंटर के रिस्पेक्ट में मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपको ब्राजील में सौ पौलो नाम के शहर में जाना है, तो क्या आपको इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी? नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली जो आपकी फ्लाइट होगी ना, वो वाया दुबई होगी। उसी तरीके से मान लो बहुत सारे जो ये वेसल्स हैं, ये वेसल्स की लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, तो कई बार बीच में इंपॉर्टेंट पोर्ट, एंटरपोर्ट पोर्ट की तरह काम करता है यूएई। तो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, बहुत सारी चीजें यूएई को एक, कहते हैं ना कि मिडिल मीडियम बना के चलती हैं। इसीलिए यूएई के साथ ट्रेड रिलेशंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यूएई के साथ कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी दुनिया के साथ हम कनेक्ट हो पाएंगे। यूएई ने अपना विजन 2021 डॉक्यूमेंट में रिलीज किया था कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेंगे। वैसे तो उनके यहाँ पे तेल वगैरह की कमी नहीं है, लेकिन तेल पे तो पूरी जिंदगी डिपेंडेंट रह नहीं सकते, तो वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन में वो नॉन हाइड्रोकार्बन सेक्टर में घुस रहे हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी आपके बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल ट्रेड, बिजनेस सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, इन सब चीजों में यूएई बहुत आगे बढ़ा है। और ओवरऑल इस चीज में आगे बढ़ने के लिए इंडिया के साथ पार्टनरशिप यूएई की काफी यूजफुल रही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएई में एफटीए साइन होगा तभी कुछ होगा, पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। इंडिया और यूएई की डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए थे 1972 में, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये अगस्त 2015 में यूएई गए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यहां पे बातचीत हुई। वहां पे क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ जो पर्सनल केमिस्ट्री थी वो नजर आई जनवरी 2017 में, जब वो चीफ गेस्ट बनके इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब जब पर्सनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर्स और जो भी हेड ऑफ स्टेट्स है वो एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं, तो नो डाउट कॉमर्शियल मोमेंटम यहां पे बढ़ेगा। वो अलग बात है कि मोदी जी की ये स्ट्रैटेजी चाइना के जी जिनपिंग के साथ फेल हो गई है। जी जिनपिंग जैसे फर्जी और फर्जीवाड़ा लोग क्या करते हैं कि सामने से अच्छे रिश्ते दिखाते हैं, पीछे से छुरा भोग देते हैं। लेकिन ओवरऑल इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं अच्छी होती हैं बायलेटरल रिश्तों के लिए। अगर आप देखो तो इंडिया और यूएई का जो बायलेटरल ट्रेड है वो है $52.76 बिलियन फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द फिस्कल ईयर 2021-22। टारगेट तो ये था ये $60 बिलियन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो देखते हैं। पहुंच तो जाना चाहिए, 9 महीने में $52 बिलियन है तो $60 बिलियन तो पहुंच ही जाना चाहिए। वो रिवाइज फिगर जब रिलीज होंगे तब पता चलेगा। टारगेट ये है कि अगले 5 सालों में बायलेटरल मर्चेंडाइज ट्रेड $100 बिलियन हो जाए और सर्विस ट्रेड $15 बिलियन हो जाए। मर्चेंडाइज और सर्विस में आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो। फिर से समझा देता हूं। मान लो मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है और मैंने उस फैक्ट्री में जूते बनाए और जूते मैंने यूएई एक्सपोर्ट कर दिए, तो वो जूते सामने सामने नजर आ रहे हैं, वो मर्चेंडाइज ट्रेड है। लेकिन मान लो मैं एक टीचर हूं और यूएई के किसी बच्चे को मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं, तो मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। मुझे दोनों चीजों की पेमेंट आ रही है, पर एक जगह पे मैं एक विजिबल गुड, एक फिजिकल गुड दे रहा हूं, दूसरी जगह पे मैं एक सर्विस दे रहा हूं। वो एक विजिबल और फिजिकल गुड नहीं है बट एक सर्विस है। तो सर्विस एक्सपोर्ट सर्विसेज का ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड इंडिया यूएई के बीच में अगले 5 सालों में $15 बिलियन हो जाए और मर्चेंडाइज ट्रेड $100 बिलियन हो जाए। ये इंडिया का टारगेट है। अच्छा, इंडिया का एक्सपोर्ट डाटा रिलीज हो चुका है और आपको पता है कि एक्सपोर्ट डाटा काफी प्रॉमिसिंग है। मोस्ट प्रॉब्ली इस बार, इस साल में हम लोग $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट मीट कर लेंगे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाले समय में अगर हमको अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स को और आगे बढ़ाना है तो यूएई को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके, इंडिया का टारगेट यह है कि 2030 तक इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करे पूरी दुनिया को यूएस $1 ट्रिलियन का, मतलब 1000 बिलियन डॉलर, और सर्विस एक्सपोर्ट करे इंडिया पूरी दुनिया को 1000 बिलियन डॉलर्स का, यानी $1 ट्रिलियन का। तो हम अपने सर्विस एक्सपोर्ट भी $1 ट्रिलियन करना चाहते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी $1 ट्रिलियन करना चाहते हैं। तो उसको करने के लिए हमें बहुत से एफटीए साइन करने पड़ेंगे, और यूएई वाला एफटीए हमें स्पेसिफिकली मदद करेगा, क्योंकि यूएई के मार्केट का जब एक्सेस हमारे पास होगा तो बहुत हद तक जीसीसी के मार्केट का भी एक्सेस आ जाएगा। जैसे मैंने बताया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये सब अमीर कंट्रीज हैं, यहां पे अमीर लोग रहते हैं, तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को हम इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं वो हमें पूरा करने में ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। यूएई हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएई ने लगभग $11.67 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 9th बिगेस्ट इन्वेस्टर है। अब ये डाटा थोड़ा बदलता रहता है, जैसे आज की करंट अफेयर्स में द हिंदू से मैंने डाटा उठाया तो वहां पे लिखा है कि भाई $17 बिलियन की यूएई ने इन्वेस्टमेंट की है, यहां पे लिखा है $11.67 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। हो सकता है इन्होंने पीरियड ऑफ रेफरेंस और सोर्सेज अलग ले रखे हो, तो ये वेराइंग डाटा से कंसर्न मत होना। आप ये लिख सकते हो कि यूएई इस समय पे इंडिया के अंदर जो यूएई का इन्वेस्टमेंट आता है, 9th बिगेस्ट इन्वेस्टर है यूएई इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर सप्लाई चेन में हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, फार्मा, ये सारे के सारे सेक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है अगर हम यूएई के साथ एक एफटीए साइन करते हैं। हालांकि कुछ और बैरियर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में एक चीज होती है नॉन टैरिफ मेजर्स, एक होता है सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी एसपीएस मेजर्स, एक होता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अब एसपीएस और टीबीटी क्या है, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे यूएई के अंदर 451 एसपीएस नोटिफिकेशन है। सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी क्या होता है ये? देखिए, एसपीएस एक सर्टिफिकेट होता है। मान लीजिए इंडिया के अंदर आप एप्पल्स इंपोर्ट कर रहे हो ईरान से, ठीक है भाई। अब इंडिया की सरकार को यह बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी ईरान से एप्पल इंडिया के अंदर आ रहे हैं वो सेफ हैं, लोग उनको कंज्यूम करें तो लोगों को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम ना हो जाए। इसीलिए एक एसपीएस सर्टिफिकेट, एक क्वालिटी सर्टिफिकेट यहां पे इशू किया जाता है, जिसको आप एसपीएस सर्टिफिकेट बोलते हो। तो 451 एसपीएस नोटिफिकेशंस यूएई ने इशू कर रखे हैं, और ये नोटिफिकेशन पोल्ट्री, मीट, प्रोसेस फूड सब पे एप्लीकेबल है। फिर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के 534 नोटिफिकेशंस इशू कर रखे हैं यूएई ने, जो फिश, फूड एडिटिव्स, मीट, रबर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी से डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के एक्सपोर्टर्स जब चीजें एक्सपोर्ट करेंगे ना यूएई के अंदर, ये जो बैरियर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन एक्सपोर्टर्स को परेशान करने वाले हैं। एसपीएस की रिक्वायरमेंट पूरा करना है यूएई की, टीबीटी की रिक्वायरमेंट पूरा करना है यूएई की। दिस इज गोइंग टू बी अ कंसर्न फॉर इंडिया, और इन कंसर्न को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। थोड़ा भारत सरकार को भी प्रेशर डालना पड़ेगा यूएई के ऊपर, ताकि यूएई इन रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा बहुत रिलैक्स करे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, और यहीं पे ये एफटीए के नेगोशिएशंस हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको काफी पसंद आया हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया हैज स्टिल टू गेट अ गुड रोप ऑन रोड सेफ्टी। आरके विज साहब ने आर्टिकल को लिखा। आरके विज साहब के अक्सर कर आर्टिकल्स आते रहते हैं। ये एक फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। इनका क्या बोलना है? देखिए, लास्ट ईयर एक वेबिनार हुआ था व्हीकल क्रैशेस एंड रोड सेफ्टी के ऊपर। इसको ऑर्गेनाइज किया था एमआईटी आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एडीटी यूनिवर्सिटी पुणे ने। यहां पे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज थे, नितिन गडकरी साहब, इन्होंने बोला कि 2025 तक हम 50% रोड एक्सीडेंट को कम कर दें, ये हमारा टारगेट है। और 2030 तक शायद हम इस टारगेट को भी पूरा कर दें कि 0 डेथ्स होंगी रोड एक्सीडेंट पे। ठीक है भाई। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज इंडिया ने स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था 2020 में। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। इस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज के ऊपर बात हुई कि कैसे रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। तो नो डाउट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और इंडिया के अंदर भी ऐसी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जहां पे हम लोग रोड सेफ्टी से होने वाली मॉर्टिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन क्या हम उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं? मतलब हम सक्सेसफुल हैं इस चीज में? देखिए, बहुत सारे डाटा एंड फिगर्स के हिसाब से हम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है। ओवरऑल हम रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का टारगेट बनाते हैं, टारगेट को हम मीट नहीं कर पाते हैं। रोड सेफ्टी मेजर्स हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनफोर्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ग्राउंड लेवल पे रोड सेफ्टी मेजर्स को एनफोर्स करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और आपको पता है, अक्सर कर केंद्र की सरकार
पॉलिसी मेजर्स में राज्य की सरकारों के साथ सेम पेज पे नहीं होती। केंद्र की सरकार कुछ और बोलती है, राज्य की सरकार कुछ और करती है, और ओवरऑल चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। अब समझते हैं। 2010 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक मुद्दा उठा। मुद्दा यह था कि यार पूरी दुनिया में जो रोड एक्सीडेंट्स है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग से तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लगा कि भाई कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने अडॉप्ट किया ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011 टू 2020। और इनके प्लान के तहत यह बोला गया कि हम 2020 तक 50% रोड एक्सीडेंट्स को कम कर देंगे। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है, समझिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस चीज के ऊपर बातचीत हो रही है। और देखिए, रोड एक्सीडेंट तो एक ऐसी चीज है जिसपे सारी कंट्रीज असेंट कर देंगी, ठीक है ना। कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं बाउंड्रीज का या आइडियोलॉजी का, ये तो रोड एक्सीडेंट की बात है। मतलब कौन सी ही कंट्री होगी ऐसी दुनिया में जो ये बोलेगी कि भाई हम रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड नियम कानून नहीं लाएंगे? हर कंट्री बोलेगी। इंडिया ने भी बोला कि ठीक है भाई, हम ओवरऑल जो भी यहाँ पे कन्वेंशन वगैरह है इसको फॉलो करेंगे। बहुत सारे स्टेप्स लिए इंडिया ने ओवरऑल इस पर्टिकुलर ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो रोड से रिलेटेड एक्सीडेंट्स इंडिया में कम नहीं हुए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का डाटा ये दिखाता है कि रोड एक्सीडेंट्स में डेथ बढ़ी है। 2019 में ओवरऑल 1,51,000 डेथ हुई है। 2011 में 1,43,000 लगभग डेथ हुई है। तो 2011 से 2019 में डेथ बढ़ी है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है बट बढ़ी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 2020 का डाटा भी रिलीज नहीं किया गया है एक्सीडेंट की वजह से डेथ्स का, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जो रिपोर्ट है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020, ये बताती है कि 2020 में लगभग 1,33,000 लोग मरे हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो ये जो ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर डिकेड फॉर एक्शन ऑफ रोड सेफ्टी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिया गया था, इंडिया में तो ये कतई फेल होता नजर आ रहा है। फिर एक चीज होती है, रोड एक्सीडेंट में कितने लोगों की मौत हुई। फैटेलिटी रेट देखते हैं तो 2001 में पर 100 एक्सीडेंट्स 26.9 लोगों की मृत्यु हो रही थी। 2011 में यह नंबर 28.63 पे पहुंच गया। 2020 में यह नंबर 37.54 पे पहुंच गया। तो बेसिकली अगर आप देखो तो हमारा फैटेलिटी रेट बढ़ रहा है, ओवरऑल नंबर ऑफ जो डेथ्स हो रही है एक्सीडेंट्स की वजह से वो बढ़ रही हैं। तो नो डाउट हम प्लान को तो यहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो ग्राउंड लेवल पे आप कह लो रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा है। फिर यहां पे एक पिटीशन फाइल हुई थी, किसके द्वारा? डॉक्टर एच राजासीकरन के द्वारा। ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और उस समय पे प्रेसिडेंट थे इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के, जब इन्होंने पिटीशन फाइल की थी, ठीक है ना। इस पिटीशन को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन की सुनवाई के वक्त एक ऑर्डर पास किया था जिसमें बोला गया था कि कमिटी ऑन रोड सेफ्टी बनाई जाए। और ये कमिटी ऑन रोड सेफ्टी को हेड कौन कर रहा था? जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन साहब। इस कमिटी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने भी रिकॉग्निशन दे दिया था कि ठीक है भाई, आप अपने व्यू पॉइंट्स दीजिए। ओके। फिर 30 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्टिव्स इश्यू किए विद रिस्पेक्ट टू रोड सेफ्टी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल बनाओ जो कि एक लीड एजेंसी की तरह काम करेगा, एक रोड सेफ्टी फंड बनाओ, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाओ, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनाओ, इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट्स बताओ रोड्स में ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करो। होता है ना कि एक सड़क में एकदम से ब्लाइंड मोड़ आ जाता है और सामने से कुछ आ रहा होता है, हमको दिखता नहीं, लड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इनको रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से ऑडिट्स करवाओ। रोड सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए। ट्रॉमा केयर सेंटर्स बनाइए कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस केयर सेंटर में जाके उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट वगैरह किया जाए। रोड सेफ्टी एजुकेशन दी जाए। तो इन सब चीजों के लिए ओवरऑल बोला तो गया यहाँ पे, स्कूल के एकेडमिक करिकुलम में रोड सेफ्टी से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करो, बट ज्यादा कुछ ग्राउंड पे हुआ नहीं। कमिटी ऑन रोड सेफ्टी ने जो कुछ भी यहाँ पे करने को बोला वो हो नहीं पाया, क्योंकि देखिए ग्राउंड लेवल पे चीजें फिर से क्या बताया जा रहा है, स्टेट्स को इंप्लीमेंट करनी है, और अगर स्टेट्स इंटरेस्टेड नहीं है इंप्लीमेंटेशन में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जो मोटर व्हीकल एक्ट था 1988 का, इसको अगस्त 2019 में अमेंड किया गया। कुछ नए सेक्शंस यहां पे जोड़े गए और ओवरऑल ये नए सेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे। 1 सितंबर 2019 को ये प्ले में आया। बहुत सारे जो आप कह लो फाइन थे, चालान वगैरह थे, वो वहां पे इंक्रीज कर दिए गए। लेकिन इस मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट को बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था। बहुत सारे स्टेटों ने ये बोला था कि भैया हम इतने हैवी फाइन नहीं पे कर सकते, एक एवरेज इंडियन की इतनी औकात नहीं है कि वो फाइन पे कर सके। अब ओवरऑल केंद्र की सरकार का लॉजिक है कि हम तो नियम कानून इसीलिए बना रहे हैं ना कि आप फाइन मत पे करो, तो आप नियम कानूनों को तोड़ो ही मत। आप नियम कानून क्यों तोड़ रहे हो? मतलब आप फाइन नहीं पे कर सकते और नियम कानून के हिसाब से भी नहीं चलोगे और राज्य की लेवल पे ये सब चीजें इंप्लीमेंट भी नहीं होंगी, तो ट्रैफिक से रिलेटेड एक्सीडेंट तो होंगे ही, फिर कैसे आप रोकोगे एक्सीडेंटों को?
तो इन्फोर्समेंट मेजर यहां पे कमजोर पड़ रहा है। केंद्र की सरकार जो पॉलिसी बना रही है ग्राउंड लेवल पे राज्य की सरकारें फॉलो नहीं कर रही, प्लस लोग खुद फॉलो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस डालोगे तो वो ओवरऑल रेजिस्ट करेंगे, बोलेंगे हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्यों डाल रहे हो। प्लस ट्रैफिक रूल्स को लागू करने के लिए जो इन्फोर्समेंट मैन पावर है हमारे पास वो भी इनसफिशिएंट है। ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन जितनी अमाउंट ऑफ मैन पावर जरूरी है हमको इस ट्रैफिक के वॉल्यूम को टैकल करने के लिए वो हमारे पास कम है। प्रोसेसेस की ऑटोमेशन की बात हुई थी, लेकिन वो अभी भी नहीं हो पाया है। हिट एंड रन केसेस को हम कम कर सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, लेकिन वो हम पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। बीपीआरडी ने, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक फॉर्मूला दिया था जिसके चलते एक डिस्ट्रिक्ट में कितने ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत है इसका कुछ कैलकुलेशन हुआ था, लेकिन वो कैलकुलेशन सिर्फ पेपर में रह गया, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी भी जो ट्रैफिक पुलिस पर्सनल है वो काफी कम है। एसेंशियल ट्रैफिक इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। रेट सेफ्टी फंड में पैसा प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। ट्रैफिक वायलेशंस को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं राज्य की सरकार है ओवरऑल आप कह लो बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं ले रही, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स आप लेते हो तो वो पॉलिटिकली अनपॉपुलर हो जाता है और राज्य की सरकारों को ये लगता है कि भाई आगे आने वाले समय में इलेक्शन भी जीतने हैं। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ रही हैं। प्लस जो ड्राइवरी करते हैं, जो ज्यादातर ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और ट्रांसपोर्ट कंपनी में स्टाफ है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अब जैसे दिल्ली की डीटीसी बस है, ये दिल्ली सरकार के अंदर आती है, तो यहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह है, स्टाफ वगैरह है, वो सरकारी नौकर है, तो ठीक है उनको पीएफ वगैरह मिलता होगा, थोड़ा बहुत उनको जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनकी जॉब की अच्छी है। लेकिन जो प्राइवेट ब्लू लाइन में गाड़ियां चलाते हैं, मुंबई में जो प्राइवेट बसेस में जो ड्राइवर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, उनकी सैलरी कम होती है, छुट्टी नहीं मिलती उनको, तो वो बहुत प्रेशरस सिचुएशन में काम करते हैं, बॉस उनका गरियाता रहता है। तो इसके चलते ओवरऑल वो अपने काम पे ध्यान से ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो बस चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। अंदर से आदमी जो इंसान फ्रस्ट्रेटेड है वो रोड सेफ्टी के बारे में क्या सोचेगा, उसके दिमाग में और टेंशन चल रही होगी, गाड़ी चला रहा होगा, जो खुद से इंटरनली सिक्योर नहीं फील कर रहा वो रोड सेफ्टी पे उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो जरूरी यहां पे ये है कि ओवरऑल जो भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड स्टाफ हो उसको यहां पे अवेयर किया जाए, उसको यहां पे एवेन्यूज अवेलेबल कराए जाए ताकि वो सारे के सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करे। ठीक है, स्किल ऑफ ड्राइवर्स को बढ़ाना और ड्राइवर्स के कैजुअल एटीट्यूड को सुधारना, साथ साथ जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं उनके कैजुअल एटीट्यूड को सुधारना। हम लोग कभी कभी रोड पे चलते हैं, क्या पूरी रोड सेफ्टी का ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। इंडिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना आज भी बहुत आसान है, टेस्ट वेस्ट होते ही नहीं है। ठीक है, आपको सीधे सीधे, ये तो देखिए किस सबको पता है ड्राइविंग लाइसेंस मिलना कितना आसान है। कौन सा टेस्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए? कनाडा चले जाओ, अभी देखो ड्राइविंग लाइसेंस कितना मुश्किल हो जाएगा मिलना आपके लिए। तो ये सब चीजें जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं सुधरेंगी तब तक ओवरऑल रोड एक्सीडेंट्स को हम कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर ओवरऑल यहां पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल में ज्यादा कुछ है नहीं, दो ही मेन आर्टिकल्स थे। इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज द ट्रांजिशन टू एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने एनवायरमेंट के समय पे एक भाषण देते हुए ये बोल दिया था कि हमारा प्लेनेट कमजोर नहीं है, लोगों का जो कमिटमेंट है अपने प्लेनेट और एनवायरमेंट को बचाने के लिए वो कमजोर है। अब चूंकि हमारा कमिटमेंट ही कमजोर है हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, तो नेचुरल हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो ही जाएगा। तो ये जो प्लेनेट को ओवरऑल हम लोग डिफाइन करते हैं ना कि हमारा प्लेनेट कमजोर है, बर्बाद हो रहा है, प्लेनेट बर्बाद नहीं हो रहा है, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, प्लेनेट तो बर्बाद फॉर्म में तब भी रहेगा आगे। हमने एग्रीकल्चर किया, व्हीट राइस उगाया, ठीक है, फॉरेस्ट काटे, उसके चलते इतना खतरनाक नुकसान नहीं हुआ जितना हमने ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन करके कर दिया। फॉसिल फ्यूल्स जला के इंडस्ट्रियल एज में हमने जितना एटमॉस्फेयर को और हमारे प्लेनेट को नुकसान पहुंचा दिया वो हमें नजर आ रहा है। उत्तराखंड के फ्लड्स जो आते हैं, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, ये सब क्या बताती हैं? ये बताती है कि इन्वायरमेंट अपने आप को रीओरिएंट कर रहा है और इससे खतरा लोगों को है, प्लेनेट को कोई खतरा नहीं है। ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, प्लेनेट उसके बाद भी यहां पे रहेगा। तो ओवरऑल यही सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। फिर बोला जा रहा है कि इंडिया ने अपना कमिटमेंट दिया है नेट जीरो होने का 2070, ये कमिटमेंट सही नहीं है। इतने लंबे समय तक अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल समिट करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में हम सस्टेनेबल नहीं हो पाएंगे। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। अर्जेंट बेसिस पे इकोलॉजिकल स्टेप्स लेने की जरूरत है, कुछ खास है नहीं इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। ओमिक्रॉन की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने इस समय पे एक अनाउंसमेंट दिया 16 फरवरी को कि भाई राज्य की सरकारें जो एडिशनल कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस बना के रखे हैं उसको कम कर दें। देखिए, दिसंबर 2021 के चौथे वीक में डेली केसेस 7,000 से कम आ रहे थे। 20 जनवरी तक 3,40,000 केसेस दिन के हो गए, अब फिर से कम हो रहे हैं। अब फिर से केसेस कम हो रहे हैं। कुछ स्टेट्स में अभी भी टाइट रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो केंद्र की सरकार डायरेक्टिव जारी कर रही है कि इतने टाइट रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए, रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा ईज कर दीजिए, इकोनॉमी का खुलना जरूरी है, तभी इकोनॉमिक रिकवरी आ जाएगी। लेकिन ये ऑथर यही बोल रहा है कि अभी भी 5 ऐसे स्टेट्स हैं
यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में 28.8% पॉजिटिविटी रेट है, मिजोरम में 26%, ओडिशा में 19%, केरला में 18.4%। आगे आने वाले समय में ओमिक्रॉन के बजाय कोई एक ऐसा वेरिएंट निकल के आ सकता है जो कि बहुत ज्यादा कोविड के केसेस को बढ़ा सकता है, इसलिए जरूरी यह है कि हम अभी भी अपने गार्ड को हाई रखें। क्या है कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को भी बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिया गया है। जो सेल्फ टेस्टिंग किट्स हैं उनकी प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग होती नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ जो पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं कोरोना के वो कम निकल के आ रहे हैं। तो हमें भी अपने गार्ड को लोअर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि चौथी वेव भी आ सकती है, उसके पूरे चांसेस। ये मत सोचिए कि कोरोना खत्म हो गया। तो यहाँ पे मैं डिस्कशन खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।